स्वागत है आप सभी का मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कन्वर्जन डिसऑर्डर या कन्वर्जन हिस्टीरिया के बारे में। ये आपका सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर का 5वां टाइप्स है। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने 4 टाइप के बारे में डिस्कशन किया था। ये देखा था कि सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर क्या है और उसके 4 टाइप कौन से हैं। 5वां टाइप आज हम डिस्कस करेंगे जो कि है कन्वर्जन डिसऑर्डर या कन्वर्जन हिस्टीरिया, जिसे हिंदी में हम रूपांतरण विकृति या रूपांतरण हिस्टीरिया के नाम से जानते हैं। इस डिसऑर्डर को आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं एक अलग वीडियो में क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ ये बहुत ही सामान्य भी है। सामान्य क्यों है? क्योंकि ये अधिकतर लोगों में देखने को मिल जाता है, खासकर महिलाओं में ये डिसऑर्डर पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। मतलब पुरुषों में भी होता है, बट परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में महिलाओं में ये कुछ परसेंट ज़्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। अब इस डिसऑर्डर में होता क्या है उसकी बात करते हैं। तो जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि ये डिसऑर्डर काय प्रारूप विकृति जिसे हम सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर कहते हैं उसका एक टाइप है। और सबसे पहले फ्रायड ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस रोग के लिए रूपांतरण शब्द का यूज़ किया था। रूपांतरण या कन्वर्जन शब्द का इन्होंने यूज़ किया था। पहले इसे कन्वर्जन हिस्टीरिया के नाम से जाना जाता था, बाद में अब इसे कन्वर्जन डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि इस डिसऑर्डर के लक्षण क्या हैं, इस डिसऑर्डर में होता क्या है। तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं फ्रायड ने ज़्यादातर अचेतन मन, दमित इच्छाओं, इन सब पर ज़्यादा फोकस किया है। तो फ्रायड बताते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर उसकी जो दमित इच्छाएं रहती हैं वो बहुत ही प्रबल हो जाती हैं। मतलब बार बार कोई व्यक्ति है और वो उसके अंदर कोई इच्छा आ रही है और ऐसी इच्छा जो कि निगेटिव है या जो अभी नहीं पूरी हो सकती है, तो वो उस इच्छा को दबा देता है। फ्रायड पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है इनकी थ्योरी पर, जिसमें कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और ईगो, सुपर ईगो के बारे में बताया गया है। उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको फ्रायड के बारे में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रायड ये बताते हैं, फ्रायड का मानना है कि जो भी व्यक्ति व्यवहार करता है उसके पीछे उसका अचेतन मन होता है। और अचेतन मन में कौन सी इच्छाएं होती हैं? ज़्यादातर ऐसी इच्छाएं जो व्यक्ति दमित कर देता है। मतलब कोई विचार आया और उसने दमित कर दिया। अब यहाँ पर इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है? तो इस डिसऑर्डर में जो रोगी होता है वो रोगी अपनी जो दमित इच्छाएं हैं उसको कहाँ प्रदर्शित करता है? वो दमित इच्छाएं उसके सेंसरी मोटर सिम्टम्स के रूप में बदल जाती हैं। मतलब उसके फिजिकल सिम्टम्स के रूप में बदल जाती हैं। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझें कि जो कन्वर्जन डिसऑर्डर या कन्वर्जन हिस्टीरिया है उसमें अगर कोई पेशेंट है, कोई रोगी है और उसने अपनी बहुत सी इच्छाओं को दमित कर दिया है, तो वो दमित इच्छाएं उसके फिजिकल सिम्टम्स के रूप में दिखाई देती हैं। अब ये यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उसको देखें तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे एक व्यक्ति है और वो धूम्रपान करता है और उसको ये भी पता है कि धूम्रपान करना गलत है और वो इस आदत को दबाना चाहता है। मतलब धूम्रपान नहीं करना चाहता है। जब भी धूम्रपान करने की बात आती है तो वो सोचता है कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन बार बार वो चीज़ वो करता है। अब उसको ये भी पता है कि ये चीज़ गलत है, हानिकारक है, नुकसान हो सकता है। तो इसके बाद क्या होता है कि अचानक एक दिन उसका हाथ ही उठना बंद हो जाता है। मतलब जिस हाथ से वो सिगरेट पीता है वो सिगरेट पीने वाला हाथ उठता ही नहीं है। मतलब वो हाथ उठना बंद कर देता है, हाथ ही नहीं उठा पाता है वो। और जब हाथ ही नहीं उठेगा तो वो सिगरेट कहाँ से पिएगा? तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसकी इच्छाएं दमित हो रही थी। बार बार वो उन अपने इच्छाओं को दमित कर रहा था, दबा रहा था बार बार अपने मन के अंदर।
तो वहाँ से फिर क्या हुआ, अचेतन मन ने कुछ ऐसा कर दिया कि जो चीज़ उसके फिजिकल रूप में दिखाई देने लगी। फिजिकल रूप में क्या दिखाई दिया कि उसका जो हाथ है वो पैरालाइज हो गया, हाथ में पैरालाइज अटैक पड़ गया, पैरालिसिस का, और उसका हाथ उठना ही बंद हो गया। अब वो हाथ उठना ही बंद हो गया तो वो जब हाथ ही नहीं उठेगा तो वो सिगरेट भी नहीं पी पाएगा। इस तरीके से उसने अपनी एक बुरी आदत को छोड़ने के लिए क्या किया, उसके अनकॉन्शियस माइंड ने उसका हाथ पैरालाइज कर दिया, या कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने खुद से ही इस बुरी आदत से बचने के लिए अपने आप के अंदर ये रोग डेवलप कर लिया। समझे बात को? यहाँ पर जो रोग होता है उसका कोई शारीरिक कारण नहीं होता है। जिसे अगर देखें तो जो पैरालिसिस है उसके पीछे एक शारीरिक कारण होता है कि पर्सन को पैरालिसिस का अटैक पड़ गया, फिर जब डॉक्टर जांच करते हैं तो वहाँ पर निकल कर आता है कि किस वजह से अटैक पड़ा। लेकिन यहाँ पर जब जांच होता है तो जांच में बॉडी में ऐसा कुछ निकल कर आते ही नहीं है कि किस वजह से अटैक पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो अटैक है वो साइकोलॉजिकल है, वो अटैक मनोवैज्ञानिक अटैक है। मनोवैज्ञानिक रूप से वो पैरालाइज हुआ है और उसका हाथ उठना बंद हो गया है। समझ में आया? कन्वर्जन हिस्टीरिया या कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है कि जो पर्सन की दमित इच्छाएं होती हैं वो दमित इच्छाएं उसके सेंसरी मोटर सिम्टम्स में बदल जाती हैं और फिर उसके अंदर कोई ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि वो लक्षण उसको किसी बुरी आदत से या किसी ऐसी घटना से बचाते हैं जिससे वो चाह कर भी अब तक नहीं बच पा रहा था। अब आगे बढ़ते हैं और इसके लक्षणों को देखते हैं कि इसके क्या प्रमुख लक्षण होते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों और जो मनोचिकित्सक हैं, मतलब साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट, दोनों ने मिलकर ये बताया कि कन्वर्जन हिस्टीरिया के दो टाइप के सिम्टम्स होते हैं। मुख्य रूप से दो टाइप के सिम्टम्स होते हैं। एक है संवेदी लक्षण, सेंसरी सिम्टम्स, और दूसरा है मोटर सिम्टम्स या पेशीय लक्षण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेंसरी सिम्टम्स हैं, ऐसे संवेदी लक्षण हैं जिनको देखकर आप कह सकते हैं कि इस पर्सन के अंदर कन्वर्जन हिस्टीरिया डेवलप हो चुकी है। तो इसमें पहला लक्षण है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया में क्या होता है कि इसमें रोगी के शरीर के किसी अंग से संवेदनशीलता लुप्त होने लगती है। मतलब उसके बॉडी में से कोई बॉडी का कोई एक पार्ट है, जैसे मान लीजिए कि हाथ है, अब हाथ में से उसके संवेदनशीलता ही लुप्त हो गई। मतलब वो सेंस ही नहीं कर पा रहा है। हाथ को उसके चिकोटी काट रहे हैं जैसे उसको, या पिन चुभो रहे हैं, या उसको मुक्का मार रहे हैं उसके हाथ पे, तो उसको कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, कोई दर्द ही नहीं हो रहा है। तो ये भी एक टाइप का लक्षण है। दूसरे लक्षण की बात करें तो हाइपस्थेसिया। हाइपस्थेसिया में क्या होता है कि इसमें ये पहले से ही रिलेटेड है, पहले वाले से रिलेटेड है। इसमें रोगी के शरीर या किसी एक अंग से आंशिक रूप से, मतलब आंशिक रूप से संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। आंशिक रूप से क्या का मतलब है कि कुछ देर के लिए तो सेंसिटिविटी खत्म हो गई और कुछ देर बाद अपने आप सेंसिटिविटी आ गई। जैसे एक बार आप मुक्का मारें या पिन चुभोएं तो दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब फिर से पिन चुभो रहे हैं तो दर्द होने लगता है। लेकिन ऊपर वाले में क्या हो रहा था कि परमानेंट उसको सेंस हो ही नहीं रहा था। तीसरा है आपका हाइपरस्थेसिया। हाइपरस्थेसिया में क्या हो रहा है कि इसमें पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी पाई जाती है, ओवर सेंसिटिव हो जाता है वो। जैसे अगर उसको हाथ पे हल्का सा भी दबा दे तो उसको लगेगा कि कितना दर्द हो गया, या पीछे से उसको हल्का सा टच कर रहे हैं तो एकदम चौंक जाना। मतलब ओवर सेंसिटिव हो गया है वो, हर चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा जागरूक हो गया है।
नेक्स्ट है आपका एनाग्लेसिया। एनाग्लेसिया में क्या होता है, इसमें पर्सन के जो रोगी है उसके शरीर में दुख या दर्द, मतलब उसके प्रति दुख या दर्द के प्रति संवेदनाएं खत्म हो जाती हैं। अगर उसकी बॉडी में कोई पेन हो रहा है या उसको कोई दुख हो गया है तो उसको महसूस ही नहीं होता है, उसको पता ही नहीं चलता है। पांचवा है आपका पैरेस्थेसिया। पैरेस्थीसिया में क्या होता है कि इसमें रोगी को अजीब अजीब सी चीज़ें उसके साथ होती हैं। उसको कभी घंटी सुनाई देगी, घंटी की आवाज़ सुनाई देगी, कभी ऐसा लगेगा कि उसको कोई आवाज़ दे रहा है, कभी उसको लगेगा कि मुझसे तो ईश्वर बात कर रहे हैं, भगवान बात कर रहे हैं या पैगंबर बात कर रहे हैं। मतलब अजीब चीज़ें उसको उसके साथ होने लगती हैं। तो ये तो थी आपकी संवेदी लक्षण, सेंसरी सिम्टम्स थे। अब हम बात करें इसके पेशीय लक्षण के बारे में, मोटर सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। तो मोटर सिम्टम्स में क्या होता है, यहाँ पर जो जैसा आपने सबसे ऊपर अभी देखा था, जो सिगरेट वाला आपने एग्जाम्पल लिया, तो उसको यहाँ पर आप कोरिलेट कर सकते हैं इससे कि मोटर सिम्टम्स में पर्सन की एक बॉडी का पार्ट ही काम करना बंद कर देता है। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि रूपांतरित हिस्टीरिया के रोगी के पेशीय अंग, जो मोटर ऑर्गन्स होते हैं, उनमें विकृति देखने को मिलती है। जैसे हाथ है तो हाथ उठना बंद कर दिया, पैर एकदम ऐसा हो गया कि पैरालाइज हो गया, लुंज हो गया है, चल ही नहीं पा रहा है आदमी, गर्दन अपना घुमा ही नहीं पा रहा है। मतलब इस तरीके के चीज़ें मोटर सिम्टम्स में देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हिस्टेरिकल पश्चाघात में रोगी के किसी एक पाँव या हाथ में पश्चाघात हो जाता है, मतलब कभी पाँव में कभी हाथ में, और जिसके कारण से उसकी जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती हैं, वो रुक जाती हैं। जैसे वहाँ पर हमने देखा था कि वो पर्सन का जो सिगरेट नहीं पीना चाहता था उसका हाथ में पैरालाइज हो गया, हाथ पैरालाइज हो गया, अब हाथ कार्य करना बंद ही कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर काम को करने के टाइम पर ही वो बॉडी का पार्ट काम नहीं करता है, बाकी दूसरे काम करते समय बॉडी का वो पार्ट काम करने लगता है खुद ब खुद। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट असलियत में ये चीज़ें होती हैं। जब कभी आप मेंटल असाइलम में जाएं या आप मेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे पेशेंट देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखें, बताया जा रहा है कि कई बार क्या होता है कि मान लो भोजन करने के लिए उसका हाथ नहीं उठ रहा है, हाथ की मांसपेशियाँ नहीं काम कर रही हैं, लेकिन अन्य काम करने के लिए जैसे लिखना हुआ, बंदूक चलाना हुआ या कोई इंस्ट्रूमेंट हुआ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हुआ, तो वहाँ पर वो उसकी हाथ काम करने लगता है। फिर इसके साथ साथ इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, इसमें हिस्टेरिकल ऐठा या जिसे हम हिस्टेरिकल कन्वल्शन कहते हैं, या काफ़ी कुछ मिर्गी के समान होता है। जैसे पर्सन के अंदर मिर्गी पड़ती है ना, पर्सन को मिर्गी का दौरा पड़ता है, किसी किसी को एपिलेप्सी, उसमें क्या होता है कि उसकी बॉडी ऐठने लगती है, उसकी बॉडी अकड़ने लगती है, हाथ पैर बहुत तेज़ी से कांपने लगता है एकदम। आपने देखा होगा रियल में या कभी वीडियोस में देखा होगा, टीवी पर देखा होगा, तो ऐसे सिम्टम्स इसके अंदर भी दिखाई देने लगते हैं। मतलब कन्वर्जन हिस्टीरिया या कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर भी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स पेशेंट में दिखाई देते हैं। बट अंतर क्या होता है, दोनों में एक अंतर होता है। जो जिन्हें रियल में मिर्गी की प्रॉब्लम है, एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, उन रोगियों में, और जिनके अंदर, जिनके अनकॉन्शियस माइंड ने ये चीज़ डेवलप कर दिया है, उन्होंने अब खुद से ही ये चीज़ डेवलप कर लिया है और उनको पता भी नहीं है कि उनके अंदर ये चीज़ उनके अचेतन की इच्छाओं की वजह से डेवलप हो गई हैं। उनमें सबसे मेन अंतर ये होता है कि जब भी कोई नॉर्मल पर्सन रहेगा, मतलब जिसको शारीरिक रूप से मिर्गी पड़ रही है, उसके अंदर कभी भी मिर्गी का दौरा आ सकता है। मतलब
वो अकेले में भी होगा तो भी आ सकता है, और भीड़ में हो, 10 लोगों के बीच में हो तो भी आ सकता है। लेकिन जो पेशेंट कन्वर्जन हिस्टीरिया से ग्रसित है, हिस्टीरिकल उसे एपिलेप्सी हो रही है, कन्वल्यूशन हो रहा है, तो ऐसे पर्सन को तभी इसका दौरा पड़ता है जब उसके आसपास में बहुत सारे लोग हों। मतलब उसके आसपास में जब लोग उपस्थित होते हैं तभी उसको ऐसा दौरा पड़ता है। जब वो अकेले में होता है तो उसको दौरे ऐसे कभी नहीं पड़ते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि कई बार वो अटेंशन चाहता है और उसको अटेंशन मिल नहीं पाता है, तो उसका अनकॉन्शियस माइंड तरह तरीके के उसको उपाय बताता है या तरह तरीके के उसके शारीरिक लक्षण डेवलप कर देता है जिससे लोग उसको अटेंशन दें। अभी आप यहाँ पर आगे एक केस स्टडी देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और दुखद भी कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें हैं। हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, जिसके साथ ये हुआ उसके लिए दुखद है। तो आगे अभी देखेंगे हम उसको, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगी चीज़ें। अब DSM-4 में रूपांतरण हिस्टीरिया के डायग्नोसिस करने के लिए 6 कसौटियाँ बताई गई हैं, 6 क्राइटेरिया बताए गए हैं कि अगर ऐसी चीज़ें किसी पर्सन के साथ हो रही हैं तो उस पर्सन को हम कन्वर्जन हिस्टीरिया या कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे पहला है यहाँ पर, एक या एक से अधिक ऐसे लक्षण मौजूद हों जिनसे ऐच्छिक पेशीय या संवेदी कार्य प्रभावित होते हों। मतलब जो आपने अभी ऊपर सेंसरी सिम्टम्स देखे और मोटर सिम्टम्स देखे, दोनों से रिलेटेड कोई एक या एक से अधिक लक्षण मौजूद हों, तब इसको कन्वर्जन हिस्टीरिया के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसके साथ साथ दूसरा हम देखें, दूसरा क्राइटेरिया देखें तो इसमें जो लक्षणों की उत्पत्ति होती है उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण कैसे? मानसिक संघर्ष हुआ, आसेधक हुए। आसेधक आपने स्ट्रेस वाली वीडियो में देखा है कि आसेधक क्या होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके अंदर तनाव को उत्पन्न करती है और आप उससे बचना चाहते हैं, उसे हम आसेधक कहते हैं। तो आसेधक की वजह से, मानसिक संघर्ष की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से जब पर्सन के अंदर कोई शारीरिक लक्षण देखने को मिलते हैं तो उसको भी कन्वर्जन हिस्टीरिया से हम कोरिलेट कर सकते हैं। तीसरा है, लक्षण जानबूझकर व्यक्ति द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि उसको पता है कि मैं अपने अंदर ये लक्षण डेवलप कर रहा हूँ, उसको पता नहीं होता है कि उसके अंदर ये लक्षण डेवलप हो रहा है। उसको तो लगता है कि ये सच में हो गया है, उसको पैरालिसिस अटैक सच में पड़ गया है और वो शारीरिक रूप से अटैक पड़ा है। लेकिन जब उसकी जांच होती है तब पता चलता है कि नहीं, शारीरिक रूप से नहीं, ये मानसिक रूप से है और इसके पीछे उसका अनकॉन्शियस माइंड है। अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन है, और अचेतन मन क्या करता है ये व्यक्ति को नहीं पता चलता। चेतन में तो आप जान सकते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है, अचेतन मन की चीज़ें व्यक्ति से छुपी हुई होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप एक चीज़ इसको ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि जो पर्सन जिसके अंदर ये अटैक पड़ गया या मिर्गी का दौरा पड़ गया है, मनोवैज्ञानिक मिर्गी का दौरा, जो जिसे हम कन्वर्जन हिस्टीरिया या कन्वर्जन कन्वल्यूशन कहते हैं, उसमें उसको पता नहीं होता है कि मैं जानबूझकर ये कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ ये होता है और वो भी मनोवैज्ञानिक कारणों से। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, लक्षणों का जो स्वरूप होता है उसके पीछे अगर कारण खोजने जाते हैं तो कोई भी सामान्य मेडिकल कारण नहीं देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पर देखें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि लक्षणों का जो स्वरूप होता है वो ऐसा होता है कि उसका रिसर्च के बाद भी उसके मेडिकल रूप में अगर उसको एक्सप्लेन करना चाहें, उसकी व्याख्या करना चाहें, तो वहाँ पर वो चीज़ संभव ही नहीं होती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम देखें तो इसमें क्या होता है कि लक्षणों का जो स्वरूप होता है वो व्यक्ति के सामाजिक, पेशेवर तथा अन्य महत्वपूर्ण समायोजनों में काफ़ी तकलीफ देता है। मतलब जो उसके लक्षण डेवलप होते हैं तो उससे उसका सोशल लाइफ, उसका प्रोफेशनल लाइफ और उसका पर्सनल लाइफ, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो 6 नंबर क्राइटेरिया है, 6वीं क्राइटेरिया है, उसमें बताया जा रहा है कि लक्षण ऐसा होना चाहिए, जो पर्सन के अंदर लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो ऐसे हों कि वो किसी दर्द से या अन्य लैंगिक दुष्क्रियाओं से संबंधित ना हो, जिसे किसी और सेक्सुअल डाइसोफॉर्मेशन से रिलेटेड ना हो, तब हम उनको इसके अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पर एक केस स्टडी देखते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेता है कि डिसऑर्डर बताएं और इस डिसऑर्डर के ऊपर एक केस स्टडी भी बताएं। तो ये केस स्टडी में बताया जा रहा है कि फ्रैंक के नामक एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष है और उन्होंने अपने से काफ़ी कम उम्र की एक काफ़ी अट्रैक्टिव लेडी से शादी किया। शादी के बाद क्या हुआ कि उनको पैरालिसिस का अटैक पड़ गया। मतलब उनकी जो हाथ की उंगलियां थीं वो भीतर की तरफ मुड़ गई। जैसे हम लोग मुट्ठी बंद करते हैं ना, तो आप जैसे मुट्ठी बंद करने, आधा मुट्ठी बंद, ऐसी कंडीशन में उनके हाथ की उंगलियां हो गई। अब उसके बाद उनका जांच किया गया, मेडिकल जांच हुआ, तो मेडिकल जांच में कुछ पता ही नहीं चला। फिर वो लोगों को क्या दिखाते थे, लोगों को सिगरेट जलाकर और अपनी उंगली से टच करवाते थे और कहते थे कि देखो मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद उनका साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, साइकेट्रिस्ट के द्वारा ट्रीटमेंट किया गया। तो जब साइकेट्रिस्ट के पास वो गए तो साइकेट्रिस्ट ने बताया कि इनको रूपांतरण हिस्टीरिया का, कन्वर्जन डिसऑर्डर या कन्वर्जन हिस्टीरिया का रोग है। अब ये रोग हुआ क्यों उनके अंदर, तो इसके पीछे जब और डॉक्टर ने, जो साइकेट्रिस्ट थे, उन्होंने और ज़्यादा रिसर्च किया तो उनको पता चला कि इन्होंने, मतलब इनके बॉडी ने ये चीज़ डेवलप कर ली है। और किस लिए डेवलप की है, अपने मानसिक संघर्ष और तनाव को दूर करने के कारण, मतलब उससे बचने के लिए इनके हाथ में पैरालिसिस का अटैक पड़ गया। और ये अटैक साइकोलॉजिकल अटैक है, इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है। अब इसका कारण क्या था, तो इनकी जो वाइफ थी वो काफ़ी कम एज की थी और उसको पार्टी में जाना, क्लब में जाना, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद था। और वो रात रात भर क्लब में अपना पार्टी करती थी। इसके साथ साथ इनको अपनी वाइफ पर शक भी था कि उसका किसी अदर पर्सन के साथ अफेयर चल रहा है। लेकिन ये क्या चाहते थे कि वो, उसकी वाइफ घर पे रहे, घर पे आए, खाना खाएं, सोएं, साथ में रहें। बट इस चीज़ को लेकर इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े भी हो जाते थे। अब बाद में क्या हुआ कि ये वैसे तो उसको रोक नहीं पा रहे थे, तो अचानक से इनके हाथ पे पैरालिसिस का अटैक पड़ गया। अब जब पैरालिसिस का अटैक पड़ गया तो जो वाइफ थी वो ना चाहते हुए भी इनके पास ज़्यादा टाइम देने लगी, इनके साथ रहने लगी, क्लब में जाना बंद कर दिया और अपने ऑफिस टाइम से भी कुछ टाइम बचाकर इनके साथ रहती। तो वहाँ पर इनको अच्छा लगने लगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसकी जो वाइफ थी वो एक पुलिस अधिकारी के साथ घर छोड़कर भाग गई। अब जैसा कि इनको पहले भी उस पर शक था, तो वो जब घर छोड़कर भाग गई और जब इनको ये विश्वास हो गया कि अब वो वापस लौटकर नहीं आएगी, तो जो हिस्टीरिया के लक्षण थे, जो इनको पैरालिसिस का अटैक पड़ा था हाथ में, वो अपने आप ठीक हो गया। मतलब उसमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो अपने आप ही उसका वो डिसऑर्डर ठीक हो गया, पैरालिसिस का जो अटैक था वो ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर वो शारीरिक रूप से उसको अटैक पड़ा होता तो उसकी इलाज चलता, प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही वो ठीक होता। लेकिन यहाँ पर ये जो अटैक था वो मनोवैज्ञानिक था, वो कन्वर्जन हिस्टीरिया से रिलेटेड अटैक था। तो वो जैसे ही उसको ये आशा हो गया कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब जो चीज़, कोई चीज़ वापस नहीं आएगी, तो मुझे अब अटेंशन की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अटेंशन मिलेगा ही नहीं, तो उसके लक्षण अपने आप ठीक हो गए। और आप देखें तो जो ऊपर 6 क्राइटेरिया बताए गए वो इस केस स्टडी में वो सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं। हम
इटियोलॉजी की बात करते हैं, कन्वर्जन हिस्टीरिया की इटियोलॉजी की बात करें, उसकी हैतुकी की बात करें, तो इसमें मुख्य रूप से कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति में कुछ अप्रियकर एवं खौफनाक परिस्थिति से बचने की इच्छा होती है, वो उन परिस्थिति से बचना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या होता है कि उसके अंदर रूपांतरण हिस्टीरिया के लक्षण विकसित हो जाते हैं। जैसे आपने ऊपर देखा, ऊपर के जो दो आपको एग्जाम्पल दिए गए, केस स्टडी जो दिखाई गई, जिसमें एक में वो धूम्रपान करना छोड़ना चाहता था लेकिन नहीं छोड़ पा रहा था, तो उससे बचने के लिए, धूम्रपान से बचने के लिए उसके अंदर पैरालिसिस का अटैक पड़ गया, उसका हाथ उठना ही बंद हो गया। दूसरे में भी आपने देखा कि वो इस सिचुएशन से बचना चाह रहा था कि मतलब कहीं उसकी वाइफ भाग ना जाए, कहीं उसकी वाइफ उसको छोड़ ना दे, तो उससे बचने के लिए, इस डर से, इस बात से बचने के लिए उसने क्या किया था, उसने अपने अंदर एक नई चीज़ डेवलप कर ली थी। नेक्स्ट इसमें बताया जा रहा है, पर्सनालिटी के बारे में बताया जा रहा है कि कैसी पर्सनालिटी वाले पर्सन को ये ज़्यादा होता है। तो इसमें वर्विक ने एक रिसर्च किया जिसमें पता चला कि ऐसे पर्सन जो बहुत जल्दी दूसरों की बातें मान लेते हैं, जिनके अंदर सुझाव ग्रहणशीलता काफ़ी अधिक होती है, सुझावशीलता, सजेस्टेबिलिटी काफ़ी अधिक होती है, उनके अंदर ये रोग बहुत जल्दी विकसित हो जाता है। इसमें फिर आगे ये बता रहे हैं कि ऐसी लेडीज़ जिनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब उनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर काफ़ी ज़्यादा है, और जो उनका वास्तविक मतलब रियल में जो उनका सेक्स लाइफ चल रहा है वो उतना अच्छा नहीं चल रहा है, जैसे उनका जो लाइफ पार्टनर है वो उतना अच्छा उनके साथ अपनी सेक्स लाइफ को नहीं एंजॉय कर पाती हैं, तो ऐसी लेडीज़ के अंदर रूपांतरण हिस्टीरिया बहुत तेज़ी से विकसित होता है। इसके बाद नेक्स्ट बताया जा रहा है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें देखें तो इसमें बताया जाए कि जब व्यक्ति किसी वांछित लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है और उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है या उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता है, तब भी पर्सन के अंदर रूपांतरण हिस्टीरिया विकसित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और फिर वो रोगी ढोंग रचकर, मतलब ढोंग क्या, उसको तो पता नहीं होता है कि उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब उसको तो सच में ही लगता है, बट अनकॉन्शियसली वो एक ढोंग ही होता है। तो उस तरीके से फिर वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। यहाँ पर कोलमैन ने एक एग्जाम्पल दिया है 10 साल के बच्चे का, जिसको पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार दुलार मिलता था, लेकिन क्या हुआ कि उसके फादर की जब एक्सीडेंट हो गया, उसके फादर का एक्सीडेंट हो गया, तो ज़्यादातर सबका जो अटेंशन था वो उसकी फादर की तरफ चला गया। इससे उसको काफ़ी दुख हुआ कि पहले मुझे प्यार मिलता था, मुझे सब लोग अटेंशन देते थे और अब पापा को दे रहे हैं। तो इसके बाद अचानक से ही एक दिन उसके पैर में लड़खड़ाहट होने लगी और वो चलते टाइम लड़खड़ा कर चलने लगा, झटका आने लगा उसको। ये सारी चीज़ें उसके अंदर विकसित हो गई अपने आप ही। क्यों? क्योंकि अब उसको क्या लगता था कि अब इस तरीके से मुझे अटेंशन मिल पाएगा लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या बताया जा रहा है, सेम चीज़ कि कई बार वो अवांछित चीज़ों से बचना चाहता है और जब सारी कोशिशों के बावजूद भी उस चीज़ से नहीं बच पाता है तो उसके अंदर ये रूपांतरण हिस्टीरिया की चीज़ें विकसित हो जाती हैं। मतलब अगर ऊपर वाला देखें आप, सिगरेट वाला एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आपको वो एकदम फिट होगा कि वो बचना चाह रहा था, नहीं बच पा रहा था सिगरेट पीने से, तो उसके अंदर हिस्टीरिया डेवलप हो गया, पैरालाइज हो गया वो। यहाँ पर बैकग्राउंड की बात करें तो इसमें बैकग्राउंड में ये मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि ये रोग ग्रामीण क्षेत्रों में और खासकर जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के व्यक्ति होते हैं उनमें ये रोग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये रोग अधिक देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके उपचार के बारे में। तो इसमें जो सबसे पहला उपचार है कन्फ्रंटेशन, इसमें ये बताया जा रहा है कि रोगी को उसकी एक्चुअल स्थिति के बारे में अवगत कराया जाए।
उसकी जागरूकता को बढ़ाया जाए। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें बताया जा रहा है कि एक ऐसा रोगी था जिसको दिखाई ही नहीं देता था, मतलब वो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं देखना चाहता था जो ना चाहते हुए भी उसको देखना पड़ता था, तो उसकी आँख की रोशनी ही चली गई। अब आँख की रोशनी चली गई, लेकिन वो शारीरिक रूप से नहीं गई कि सच में उसकी आँख की रोशनी चली गई है, वो मानसिक रूप से उसकी आँख की रोशनी चली गई। लेकिन जब डॉक्टरों ने उसको बताया, उसको विश्वास दिलाया कि नहीं तुम देख सकते हो, तुम अच्छा देख रहे हो, ये सारी चीज़ें जब उसको बताई गई बार बार, तो फिर धीरे धीरे करके उसकी आँख की रोशनी बढ़ने लगी और वो बाद में सामान्य स्थिति में आ गया। इसके साथ साथ सजेशन, सुझाव जैसे आपने पहले ही देखा कि जो सुझाव ग्राह्यता जिनकी अधिक होती है, सजेस्टेबिलिटी जिनकी अधिक होती है, उन्हीं के अंदर ये रोग जल्दी होता है। अब उनकी सुझावशीलता अधिक है, तो अगर उनको अच्छी सुझाव दिया जाए, अच्छी सलाह दिया जाए, तो वो चीज़ भी वो ग्रहण करेंगे। और जब रोगी को पूरे विश्वास के साथ कोई सुझाव दिया जाता है कि तुम्हारे रोग खत्म हो जाएंगे, तुम इस लक्षण को दूर कर ले जाओगे, खुद सही हो जाओगे, तो इससे भी उसके वापस दोबारा ठीक होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो खुद को ठीक कर लेता है। फिर मनोवैज्ञानिक सूझ की बात करें तो इसमें मनोवैज्ञानिक सूझ उत्पन्न करके उसकी जो थिंकिंग है उसको और ज़्यादा सही बना के, उसके जो मानसिक संघर्ष हैं उसको, मानसिक संघर्षों को कम करके भी इन लक्षणों को दूर किया जा सकता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है, उसके कौन कौन से मुख्य लक्षण हैं, उसकी केस स्टडी, उसकी इटियोलॉजी और उसके ट्रीटमेंट, इन सभी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।